हेलो फ्रेंड्स। आज हम 14 जुलाई का जो प्रीलिम्स डिस्कशन है वो स्टार्ट करेंगे। और ये जो बेसिकली डिस्कशन है ये प्रीलिम्स ओरिएंटेड है। तो करंट अफेयर्स को एक बार देखते हैं 14 जुलाई में क्या क्या करंट अफेयर्स है। तो देखो, सबसे पहली जो न्यूज़ है ना हमें जो डिस्कस करनी है वो पता है क्या है। ये ना एक ना जैसे गूगल एआई ओवरव्यू ये आप देखते होगे। जैसे आजकल क्या है, आप कुछ भी सर्च अगर करते हो ना, जैसे कुछ भी आप अपने गूगल पे सर्च करते हो, सपोज आपका सर्च इंजन है और आपने यहाँ कुछ टाइप किया, सर्च किया, सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे ना जो एआई गूगल का जो एआई ओवरव्यू है ना, ठीक है ना, वो आ जाता है। तो इसका इम्पैक्ट पता है क्या होता है। तो हम नीचे की वेबसाइट जो भी इन्फॉर्मेशन है हम इतने एरिया से गूगल के जो सर्च इंजन है उसका रिजल्ट हम देख लेते हैं, और हम बाकी जो जो भी हमारे वेबसाइट्स हैं इसको हम ओपन नहीं करते। तो हमारा आंसर गूगल ओवरव्यू दे देता है, ठीक है ना। तो बेसिकली ये क्या है, बेसिकली ये गूगल एआई का एक एआई जनरेटेड आंसर है, ठीक है ना। एआई ओवरव्यू क्या है गूगल, ये पहले तो एआई ओवरव्यू है किसका, तो गूगल का। ये है क्या, तो ये एआई जनरेटेड समरीज है जो कि आप देखो तो गूगल के जो जहाँ पे गूगल का मैंने बताया सर्च रिजल्ट है उसके टॉप पे ही आपको देखने को मिलता है। तो ये क्या करता है, जो जितने भी आपके पास रिसोर्सेज है ना, नीचे आपके मल्टीपल लिंक्स है ना, इनसे ही आंसर एक्सट्रैक्ट करता है और यहीं से जो है आप एआई को यूज करता है और एकदम क्विकली आंसर कर देता है आपको जो भी आपकी क्वेरी है, ठीक है ना। टेबल भी टेबल फॉर्म में हो, ठीक है ना, किसी भी फॉर्म में, पैराग्राफ फॉर्म में, लिस्ट फॉर्म में, टेबल फॉर्म में, ठीक है ना। और कई बार तो जो है ना सोर्स लिंक भी एम्बेड कर देता है, ठीक है ना। तो बेसिकली ये जनरेटिव एआई का एग्जांपल है। अब इसमें आप बोलोगे तो फिर इसमें दिक्कत क्या है, इसमें एंटी ट्रस्ट कंप्लेन जो है फेस क्यों करना पड़ रहा है यूरोपियन यूनियन की तरफ से। तो दिक्कत क्या है कि जो बाकी जैसे आपने अपनी वेबसाइट बनाई, ठीक है ना, तो वो वेबसाइट बनाया तो अब जब आपको गूगल सर्च इंजन के एआई से ही आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में ही आंसर मिल गया, तो आप तो बाकी ये सारे जो सर्च इंजन है उसको आप एक्सप्लोर नहीं करोगे। एक्सप्लोर नहीं करोगे तो फिर इसका आपको इसके इम्प्लीकेशंस भी आपको देखने को मिलेंगे कि इनका पे आउट जो है वो जो है एक तरीके से सीधा सीधा उनकी इनके जो पैसे हैं, जो रेवेन्यू मॉडल है वो डिसरप्ट होगा, ठीक है ना। इसके अंदर आपको डिसरप्शन देखने को मिलेगा, और डिसरप्शन इन द सेंस कि उनकी सीधी बात है ना कि अगर आप क्लिक ही नहीं होगा तो फिर आप क्या क्या पैसे कमाएंगे फिर वो वेबसाइट्स पे, ठीक है ना। तो उनके जो है एड रेवेन्यू हो गए, इन सब पे डायरेक्ट इम्पैक्ट है, ठीक है ना, काइंड ऑफ। तो गूगल का कहना है, अब मान के चलो गूगल अगर रिप्लाई कर रहा है और गूगल जिस तरीके से अनऑफिशियल भी बोल रहा है कि ठीक है फिर आप मत रखो, ठीक है ना। तो आपको भी पता है कि सबसे जो कॉमनली यूज जो सर्च इंजन है वो गूगल ही है। तो रखना भी गूगल पे ही है, और गूगल पे रखने का क्या फायदा जब यहाँ से आपकी अर्निंग ही नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो फिर आपने इतनी मेहनत करके आपने वेबसाइट्स बनाए, अपने अपने लिंक्स इतने इतने सोर्स लिंक्स आपने इतना रिसर्च करके सब कुछ बनाया, और अल्टीमेटली उस पर कोई क्लिक क्लिक ही नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो बेसिकली ये इस पूरा न्यूज़ है। अब आप देखो तो ये जो टूल्स है ना, जो एडवांस एआई मॉडल्स, ये एलएलएम यूज करते हैं, ठीक है ना। और सारे जैसे चैट जीपीटी वगैरह ये सब लार्ज लैंग्वेज जो मॉडल्स हैं उसके जो है उसको बेसिक अपना बेस बना के और उस पे ही सारे एप्लीकेशन जो है आगे डेवलप होते हैं। तो गूगल एआई ओवरव्यू के बारे में इतना इन्फॉर्मेशन मेरे को लगता है मोर देन सफिशिएंट है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल जो है ना वो क्या है, वो है इक्विन, जो इक्वाइन, जिसको इक्विन भी बोलते हैं, इक्वाइन डिजीज फ्री कंपार्टमेंट, जिसको बोलते हैं ईडीएफसी, ठीक है ना। अब ये क्या है, तो पहली बात तो इक्वाइन क्या है ये समझ लो, ठीक है ना। ये उन जानवरों को बोला जाता है जैसे आपके हॉर्स हो गए, ठीक है ना, डोंकी, म्यूल, ये सारे जो इस कैटेगरी के जो भी जानवर है ना, एनिमल है, इनको हम क्या बोलते हैं, इक्वाइन, ठीक है ना। तो एक चीज ये देख लेना कि एक तरीके से इक्वाइन डिजीज क्या है, एक मेडिकल कंडीशन है जो कि घोड़ों को, जिनको इक्वाइंस बोलते हैं, जिसमें डोंकीज भी हैं और म्यूल्स भी हैं, ठीक है ना। गधे हो गए, खच्चर जिसको बोलते हैं, तो ये सारे एक ही टाइप के हो गए एनिमल, तो इन्हीं को बोलते हैं इक्वाइन, और ये डिजीज उनसे ही रिलेट करती है। और ये डिजीज वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट और बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कारण भी होता है। और घोड़े के बॉडी के अंदर अगर जो हॉर्स के जो भी हॉर्स या हॉर्स से रिलेटेड जो भी इक्वाइन एनिमल है, तो उनके अंदर उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम को, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम को और उनके नर्वस सिस्टम को ये जो है सीधा इम्पैक्ट करता है। तो अब ये बात तो हो गई कि डिजीज क्या है। अब ये न्यूज में क्यों है, इंडिया ने ना, अगर आप देखो तो इंटरनेशनल जो वेटरनरी स्टैंडर्ड्स है, मतलब एनिमल रिलेटेड जो मेडिकल साइंस है ना, उसमें एक बहुत अच्छा माइलस्टोन जो है वो अचीव किया है कि इंडिया ने पहला इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड ईडीएफसी, इक्विन डिजीज फ्री कंपार्टमेंट बनाया है। नाम से पता लग रहा है कि मतलब वो सारे घोड़े, डोंकीज, म्यूल्स जिनको में इक्विन डिजीज नहीं है, वो डिजीज फ्री कंपार्टमेंट बनाया है। एक ऐसा एरिया जो है हमने बनाया कि यहाँ पे इक्विन डिजीज का नामो निशान भी नहीं है, ठीक है ना। कहाँ पे बनाया है, तो हमने बनाया आरवीसी सेंटर एंड कॉलेज, मेरठ, उत्तर प्रदेश। तो एक तो ये न्यूज जो है ये इंपॉर्टेंट हो गया कि कहाँ पे है, तो मेरठ में, यूपी में। कहाँ पे, आरवीसी में, रिमाउंट वेटनरी कॉर्प्स सेंटर एंड कॉलेज, ठीक। अब ईडीएफसी को ना ऑफिशियली जो है ना डिक्लेयर किया गया है कि फ्री फ्रॉम इक्वाइन इन्फेक्शियस एनीमिया, इक्वाइन इन्फ्लुएंजा, इक्वाइन पिरोप्लास्मोसिस, ग्लैंडर्स और सुरा। तो ये जो ईडीएफसी बना है आरबीसी में, उसमें ये सारे तो इक्विन के जो भी घोड़ों को या इनके घोड़े से रिलेटेड जितने भी स्पीसीज हैं उनमें ना इन्फ्लुएंजा है, क्वीन का ना एनीमिया है, ना पीरो प्लास्मोसिस है, ना ग्लैंडर्स है, ना सूरा है, ठीक है ना। और इंडिया तो इनफैक्ट हिस्टोरिकली जो है ना, अगर आप देखो तो वो अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस से 2014 से हम फ्री हैं, ठीक है।
तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, आप देखो तो इसमें एक डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको ग्लैंडर्स बोलते हैं, ठीक है ना? तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है कि ग्लैंडर्स क्या है, बैक्टीरियल है या वायरस इन्फेक्शन है, तो या फिर आप पैरासिटिक है तो नहीं, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि ह्यूमंस दैट कैन स्प्रेड टू ह्यूमंस, ठीक है ना? अल्सर हो सकता है, नेजल डिस्चार्ज हो सकता है, सोलन लिम्फ नोड होता है क्वींस, ठीक है ना? तो अगर आप देखो तो ईडीएफसी हमने बताया कि एक फैसिलिटी है जो कि एक पॉपुलेशन ऑफ हॉर्सेस को उनको जो है मेंटेन करती है अंडर स्ट्रिक्ट बायोसिक्योरिटी। जो बायोसिक्योरिटी है बहुत स्ट्रिक्ट है और वेटनरी प्रोटोकॉल्स को जो है वो फॉलो करती है उन प्रोटोकॉल्स को, और सर्टिफाइड रहता है कि यहाँ पे किसी भी तरीके की किसी भी एनिमल को कोई भी कोई डिजीज नहीं है, ठीक है ना? तो अगर आप देखो तो ये कंट्री वाइज नेशन वाइज, ठीक है ना, जो है एक तरीके से जो इंटरनेशनल मूवमेंट है घोड़ों का, जो हॉर्सेस का, उसको सीधा सीधा अलाउ करती है, ठीक है ना? कोई रिस्ट्रिक्शंस के नहीं लगाया जाता उसके बिना ही, ठीक है ना? और जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ है, उसका जो एनिमल हेल्थ कोड है, टेरेस्ट्रियल एनिमल हेल्थ कोड, ठीक है ना, उससे कंप्लाई भी करती है। तो ईडीएफसी के बारे में इतना इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, ठीक है ना? ये आर्टिकल थोड़ा इकोनॉमिक्स से भी रिलेट करता है कि इंडिया ने ना अभी अपना एक विजन डॉक्यूमेंट रिलीज किया है, दो एलिमेंट, एक एल्यूमिनियम और एक कॉपर, ठीक है ना? तो इन दोनों का विजन डॉक्यूमेंट जो है इंडिया ने अभी अनवील किया है, ठीक है ना? और ये किसके साथ जो है अलाइन कर रहा है, ये जो विकसित भारत का जो 2047 आजादी के 100 साल जब होंगे 1947 टू 2047, तो हमारा एक संकल्प है विकसित भारत का, तो विकसित भारत बाई 2047, तो उसके साथ ये दोनों डॉक्यूमेंट जो है जो विजन डॉक्यूमेंट्स हैं उसको अलाइन किया गया है, ठीक है ना? अब इसमें ना बात क्या की गई है, एल्यूमिनियम का विजन है कि हमें ना जिसकी प्रोडक्शन है मतलब 2047 में 6 गुना हमें इंक्रीज करनी है। कॉपर में भी हम एंटिसिपेट क्या कर रहे हैं, 6 फोल्ड डिमांड इंक्रीज। तो ध्यान रखना इसके प्रोडक्शन में, एल्यूमिनियम में हम प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट देख रहे हैं 6 टाइम्स 6x, और कॉपर में ना हम क्या देख रहे हैं, डिमांड जो है वो 6 गुना इंक्रीज कर जाए। और इसके लिए हम जो इसकी जो एक तरीके से स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, आप कितना ज्यादा स्मेल्टिंग और रिफाइनिंग कैपेसिटी जो है आप किस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हो, तो 2030 तक का हमने टारगेट सेट किया है, ठीक है ना? अब अगर आप देखो तो एल्यूमिनियम विजन अगर आप देखो तो इसमें टारगेट क्या है कि प्रोडक्शन को अभी जो 4.5 मिलियन टन है हर साल, उसको हमें 2047 में 37 मिलियन टन पर एनम पे लेके जाना है, ठीक है ना? तो ये हमारा टारगेट है। और इसमें कितने जो इसके डिमांड को जो भी ये नीड है इसको पूरे करने के लिए पैसे कितने जरूरत है हमें, तो 20 लाख करोड़ की, ठीक है ना? अब इसके लिए हमें बॉक्साइट का, अब एल्यूमिनियम का जो ओर है जो हम कहाँ से निकालते हैं बॉक्साइट से, तो बॉक्साइट के प्रोडक्शन को हमें एक्सपेंड करना होगा, ठीक है ना? रिसाइकलिंग रेट भी हमें इंक्रीज करनी होगी ताकि सर्कुलर इकोनॉमी का पार्ट बन सके, ठीक है? फिर हमें आज के टाइम पे आपको पता है कि हमें जो है ना लो कार्बन टेक्नोलॉजी को हम अडॉप्ट करेंगे ताकि क्लीन एनर्जी सिस्टम का जो गोल है या जो क्लीन एनर्जी सिस्टम है उसके साथ हम अलाइन कर सकें, ठीक है ना? और दूसरी बात सेल्फ सफिशिएंसी, आत्मनिर्भरता, ये हमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें सेल्फ रिलायंस पे फोकस करना है एल्युमिनियम के प्रोडक्शन में भी और रॉ मटेरियल सिक्योरिटी में भी। अगर आप देखो तो अगर एक तरीके से इंडिया का जो पोजीशन है ना, तो एम तो क्या है कि इंडिया को ना ग्लोबल एल्युमिनियम हब की तरह जो है पोजीशन करना पूरे ग्लोब, पूरे मतलब दुनिया में, ठीक है ना? कि 10% जो है वो ग्लोबल मार्केट जो है कैप्चर करे इंडिया 2047 तक, ठीक होगी बात? तो ये एक तो पहली बात होगी। दूसरी बात, अगर आप देखो तो कॉपर में हमने डिमांड कितना जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम कि 6 टाइम्स इसमें डिमांड इंक्रीज हो, ठीक है ना? तो डोमेस्टिक डिमांड को जो है अगर हमें बढ़ाना है तो हमें रॉ मटेरियल, अब डिमांड जो है उस वो अगर बढ़ रहा है तो हमें इंश्योर भी तो करना पड़ेगा कि हम सप्लाई साइड से जो है एक तरीके से सप्लाई इंश्योर कर पाए, इतना प्रोडक्शन हम कर पाए। तो इसके लिए आपको रॉ मटेरियल की सिक्योरिटी को इंश्योर करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो अभी क्या है, 5 मिलियन टन पर एनम जो है हमें ऐड करना है स्मेल्टिंग और रिफाइनिंग कैपेसिटी बाई 2030। डन। तो ये पूरा न्यूज था एल्यूमिनियम और कॉपर की जो विजन डॉक्यूमेंट्स है वो हमने रिलीज किया है उसके रिगार्डिंग, ठीक है ना? चलते हैं अगले आर्टिकल पे। देखो ये ब्रिक समिट का आर्टिकल है और इसमें ना मैं सिर्फ अभी सुपरफिशियली डिस्कस करूंगा, इसलिए क्योंकि मैं एडिटोरियल का जो डिस्कशन है ना उसमें मैं ब्रिक्स के पूरे सारे एस्पेक्ट को डिस्कस करूंगा। तो ये बेसिकली आपके पेपर टू का जो इंटर जो आपका पेपर टू में जो ऑर्गेनाइजेशन है ना GS2 में, ऑर्गेनाइजेशन जिसके पॉलिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन, उस वाले पूरे जो चैप्टर में ब्रिक्स आता है ना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उसको हम पूरा एक साथ कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर लेंगे। तो GS2 का ना एक पूरा टॉपिक ही कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी मैं सिर्फ प्रीलिम्स पे 17 ब्रिक्स समिट को डिस्कस करता हूँ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये कहाँ हुआ था, ब्राजील के एक सिटी में, रियो डी जेनेरियो में, ठीक है ना? इस बार का थीम क्या था, स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट है, 17 है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? अच्छा, लास्ट कहाँ पे हुआ था, कजान में, 16। अब आपका काम पता है क्या है, आपका काम है 18th ढूंढना कि 18th कहाँ पे होगा। 18th होगा नेक्स्ट ईयर, तो 18th कहाँ पे होगा ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ 18th कहाँ पे होगा, लेकिन फिर भी ये आप एक बार फाइंड आउट करोगे कि 18th कहाँ पे होने वाला है, ठीक है ना? अब देखो जिम ओनिल ने ना 2001 में एक टर्म कॉइन किया था ब्रिक, BRIC, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, ठीक है ना? ये चार उस समय की ये चार जो है ना ग्रोइंग इकोनॉमी थी, बहुत फास्ट ग्रोइंग इमर्जिंग इकोनॉमी थी। 2006 में ना
एक तरीके से फंक्शनली जो है ना, एक तरीके मतलब एक काम करना इसने स्टार्ट भी कर दिया, ठीक है ना। जैसे G8 तब हुआ करता था, तब G7 नहीं था, ठीक है ना। G7 तो बहुत बाद में बना है, G8 माइनस रशिया हो गया है। क्यों? क्योंकि रशिया ने क्या किया था, एक तरीके से क्रीमिया को एनेक्स कर लिया था, तो G7 से रशिया को बाहर निकल, G8 से रशिया को बाहर निकाल दिया गया था। यही G8 अब G7 बन चुका है। डन। तो अगर आप देखो तो 2009 में ना ब्रिक का पहला समिट हुआ था। अभी ध्यान रखना ये ब्रिक है। ब्रिक का पहला समिट कब हुआ? 2009 में, ठीक है। कहाँ पे? रशिया में। 2010 में साउथ अफ्रीका को इसमें इंक्लूड किया गया और उसके बाद ये ब्रिक जो है ये बन गया ब्रिक्स। तो ब्रिक्स बना है 2010 में, एक्चुअली ये बना है 2006 में, पहली बार फॉर्मली फंक्शन करना स्टार्ट किया, लेकिन पहला समिट हुआ 2009 में। धीरे धीरे और भी मेंबर ऐड होते गए, तो 2024 ऑनवर्ड आपके पास इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई है। इंडोनेशिया जो है इसका फुल टाइम जो है ब्रिक मेंबर बना है। 10 जो है ना वो मेंबर नहीं है पर पार्टनर कंट्रीज हैं, बेलारूस, बोलीविया, कजाकिस्तान, नाइजीरिया, मलेशिया, थाईलैंड, क्यूबा, वियतनाम, युगांडा एंड उज्बेकिस्तान, ठीक है ना। अब ब्रिक्स के बारे में दो चीजें आपको पता होनी चाहिए, दो इनिशिएटिव। एक तो न्यू डेवलपमेंट बैंक, जैसे वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, वैसे ब्रिक्स का अपना एक बैंक है, ठीक है ना। ये $100 बिलियन की इनिशियल कैपिटल से स्टार्ट किया गया था, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है ना ब्रिक्स में, या दूसरी क्या, तो क्या सिर्फ ब्रिक्स की कंट्री को ये पैसे प्रोवाइड करती है या लोन देती है? तो नहीं, दूसरी इमर्जिंग इकोनॉमी को भी ये हेल्प करती है, ठीक है ना। उनको भी असिस्ट करती है, ग्रांट देती है, लोन के फॉर्म में देती है। कौन सी बैंक? न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक किसके साथ एसोसिएट करता है? ब्रिक्स के साथ, ठीक है ना। कब बनाया गया था? तो एक ना डिक्लेरेशन है जिसको बोलते हैं फोर्टालेजा डिक्लेरेशन, फोर्टालेजा डिक्लेरेशन, ब्राजील में ही हुआ था समिट 2014 में। तब ये डिक्लेरेशन के थ्रू ही बैंक बनाया गया था, फोर्टालेजा डिक्लेरेशन से न्यू डेवलपमेंट बैंक। और एक और चीज, सिक्स में उसी फोर्टालेजा डिक्लेरेशन में एक सीआरए को ना एक तरीके से इसको भी स्टैब्लिश किया गया था, कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट। कंटिजेंट आप जानते हो इसका मतलब ही कि मुश्किल के टाइम पे, तो ये इमरजेंसी रिजर्व फंड है, ये भी $100 बिलियन का, ठीक है ना। कि मान के चलो किसी भी कंट्री के पास बीओपी क्राइसिस हो गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट, मतलब वो पेमेंट नहीं कर पा रहा, पैसे खत्म हो गए ना, इंटरेस्ट भी चुकाने की कंडीशन नहीं है, तो उस टाइम पे $100 बिलियन का फंड है, यहाँ से इमरजेंसी रिजर्व फंड से रिलीज किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो है मेंबर कंट्रीज को जब भी कभी ऐसी क्राइसिस सिचुएशन आएगी तो यहाँ से ये वाले पैसे दिए जा सकते हैं। डन। ब्रिक्स पे है, ये प्रपोज सिस्टम है, ठीक है ना। अभी आपको पता है कि डी डॉलराइजेशन की हम बात कर रहे थे ब्रिक्स में पिछले साल तक, कि भाई हम डॉलर को जो यूज कर रहे हैं पूरे ग्लोबल इकोनॉमी में, ब्रिक्स की अपनी करेंसी होनी चाहिए, लोकल करेंसी को भी हम यूज कर सकें। तो ब्रिक्स पे को जो है ना एक प्रपोज सिस्टम है, ताकि पेमेंट जो ब्रिक्स कंट्री आपस में है ना अपनी लोकल करेंसी को यूज करके करे। अभी आप देखो इंडिया ईरान के साथ भी, और इंडिया प्रोमिनेंटली भी रशिया के साथ थोड़े टाइम पहले अपने इंडिया जो है लोकल करेंसी में ही ट्रेड कर रहा था। डन। तो अभी आपको मैंने बताया कि इंडोनेशिया को वेलकम किया गया है, अभी फुल टाइम ब्रिक्स मेंबर बन गया। 10 जो है पार्टनर कंट्री है, ठीक। अब ब्रिक्स के ना जो एक तरीके से तीन पिलर हैं, पॉलिटिकल सिक्योरिटी पिलर, इकोनॉमी एंड फाइनेंस, एंड कल्चर एंड पीपल टू पीपल टाई। डन। अब नेक्स्ट ईयर जो मैंने बताया 18th जो है, ये हालांकि आपको पता होना चाहिए इंडिया में ही है, ठीक है ना। तो इसका जो 18th समिट है वो कहाँ पे है? इंडिया में। डन। अब वहां पे इंडियन पीएम ने कंडेम किया पहलगाम टेरर अटैक को, ठीक है ना। और ये बोला कि भाई ग्लोबल एक्शन चाहिए टेररिज्म के अगेंस्ट, जो है आपको सैंक्शन जो है लगाने ही पड़ेंगे, ठीक है ना। और अगर आप देखो तो ब्रिक्स के लिए अगर आप पूरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखो तो गाजा क्राइसिस पे और इंडिया ने स्टैंड लिया, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो है उसके बारे में इंडिया ने बात की। इंडिया हमेशा बोलता है, देखो इंडिया की ना सिंपल फिलोसफी है कि डायलॉग के थ्रू आप किसी भी डिस्प्यूट को सॉल्व करो, ठीक है ना। इंडिया पीस की बात करता है, नॉन वायलेंस की बात करता है, और इसके लिए जो दो लोग हैं जिनकी वैल्यूज हम हमेशा जो है सामने रखते हैं, वो एक तो बुद्ध की वैल्यू और दूसरी गांधी की वैल्यू, ठीक है ना। तो ये अप्रोक्स ये मैंने आपको बताया कि ब्रिक्स का जो डिटेल आर्टिकल है ना वो मैं एडिटोरियल में डिस्कस करूंगा पूरे एज एन ऑर्गेनाइजेशन। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।